नमस्ते। आज हम गणित की दुनिया में उतर रहे हैं और ख़ास तौर पर कक्षा 10 के एक ऐसे अध्याय पर ध्यान देंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की। सुनने में ये नाम थोड़ा भारी भरकम लगता है। बिल्कुल, पर असल में उतना ही व्यवहारिक है। मतलब ये रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली पहेलियों को सुलझाने का एक गणितीय तरीका ही है। सही कहा। और इन पहेलियों को समझने के लिए हमारे पास अखिला की एक कहानी है। अखिला एक मेले में गई है। वहां उससे दो चीजें करनी है। एक तो चरखी पर झूलना है और दूसरा हुपला का खेल खेलना है। अच्छा। अब यहाँ एक पेच है। उसने जितनी बार हुपला खेला उससे ठीक आधी बार ही चरखी की सवारी की। ओके, तो एक शर्त तो ये हो गई। हाँ, और दूसरी शर्त पैसों की है। चरखी की एक सवारी 3 रुपए की है और हुपला का एक खेल 4 रुपए का। उसने कुल 20 रुपए खर्च किए। तो सवाल ये है कि उसने कितनी बार क्या किया। बिल्कुल, कितनी बार चरखी की सवारी और कितनी बार हुपला। और यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। इस पूरी कहानी को हम दो आसान समीकरणों में बदल सकते हैं। कैसे? अगर हम मान लें कि चरखी की सवारी x बार की और हुपला y बार खेला, तो अकेला की शर्तों के हिसाब से हमारे पास दो समीकरण आते हैं। अच्छा। पहला, y इक्वल्स हाफ x, मतलब हुपला की संख्या सवारी की आधी है। सही। और दूसरा 3x प्लस 4y इक्वल्स 20, यानी कुल खर्चा। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम अकेला की इस पहेली को एक धागे की तरह इस्तेमाल करेंगे और ये देखेंगे कि गणित हमें इसे सुलझाने के लिए कौन-कौन से औजार देता है। हाँ, मतलब ग्राफ बनाकर देखने का तरीका भी और बिना ग्राफ के सीधे बीजगणित से हल निकालने का तरीका भी। और हमारा मकसद इन तरीकों के पीछे के क्यों को समझना है। तो सबसे पहले उस तरीके की बात करते हैं जो चीजों को देखने में यकीन रखता है, ग्राफीय विधि। हाँ, विजुअल मेथड। मुझे ये तरीका हमेशा से दिलचस्प लगता है क्योंकि ये गणित को एक तस्वीर में बदल देता है। हर रैखिक समीकरण ग्राफ पर एक सीधी रेखा ही तो है। एकदम सही। और जब हमारे पास अखिला की तरह दो समीकरण होते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास दो सीधी रेखाएं हैं। दो समीकरण, दो रेखाएं। अब सोचिए, एक कागज पर दो सीधी रेखाएं कितने तरीकों से मौजूद हो सकती हैं? सिर्फ 3 संभावनाएं हैं। पहली तो ये कि वो एक दूसरे को काटेंगी किसी एक पॉइंट पर। बिल्कुल, इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये रेखाएं सिर्फ एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं और वही बिंदु हमारा अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब समस्या का एक ही साफ जवाब। हाँ, ऐसे समीकरणों को संगत यानी कंसिस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि उनका एक हल मौजूद है। तो अगर हम अखिला की समस्या का ग्राफ बनाएं तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि रेखाएं काटेंगी, क्योंकि पहली का एक ही सही जवाब होना चाहिए। सही। अब दूसरी संभावना क्या होगी? दूसरी कि वो कभी ना मिले, जैसे रेल की पटरियां। एकदम सही। समानांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। जब रेखाएं मिलती ही नहीं तो उनका कोई कॉमन बिंदु भी नहीं होता। मतलब कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। हाँ, ये उन समस्याओं जैसा है जिनका कोई समाधान संभव ही नहीं है क्योंकि शर्तें ही एक दूसरे के विपरीत हैं। इन्हें असंगत या इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और तीसरी स्थिति, वो तो जरूर सबसे अलग होगी। हाँ, तीसरी स्थिति थोड़ी खास है। इसमें एक रेखा ठीक दूसरी रेखा के ऊपर होती है। अच्छा, एक के ऊपर एक। जी, इन्हें संपाती रेखाएं यानी कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। यहाँ हर बिंदु कॉमन है। इसका मतलब हुआ कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। मतलब एक हल नहीं, बहुत सारे हल हैं। हाँ, और ये तब होता है जब एक शर्त असल में दूसरी शर्त का ही दोहराव होती है, कोई नई जानकारी नहीं मिलती। तो ये सिर्फ गणित नहीं है, ये असल में हमें समस्या की प्रकृति के बारे में बता रहा है कि उसका एक हल है, कोई हल नहीं है, या फिर जानकारी अधूरी होने की वजह से कई हल हैं। बिल्कुल, ज्यामिति यही तो बताती है। ग्राफ बनाकर देखना तो अच्छा है, पर बोर्ड एग्जाम में जहां हर मिनट कीमती है, हाँ, वहाँ हर सवाल के लिए ग्राफ बनाना शायद सबसे तेज तरीका ना हो। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम बिना लाइन खींचे सिर्फ समीकरणों को देखकर ही ये अंदाजा लगा सकें कि रेखाएं कैसी होंगी? हाँ, और ये तरीका न सिर्फ तेज है बल्कि ये बीजगणित और ज्यामिति के बीच के खूबसूरत रिश्ते को भी दिखाता है। अच्छा। हम समीकरणों के गुणांकों मतलब कोएफिशिएंट्स के अनुपात की तुलना करके ये पता लगा सकते हैं। यानी x के साथ वाला नंबर, y के साथ वाला नंबर और जो अकेला नंबर है उनका अनुपात। तो ये एक्सरे विजन की तरह कैसे काम करता है? इसके 3 सरल नियम हैं।
मान लीजिए हमारे समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। नियम 1, अगर a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं है, यानी x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात। हाँ, अगर वो बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और एक अद्वितीय हल मिलेगा। ओके, ये हुआ यूनिक सॉल्यूशन के लिए। नियम 2, अगर पहले दो अनुपात a1 a2 और b1 b2 बराबर है लेकिन तीसरे यानी c1 c2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं समानांतर होंगी। और मतलब कोई हल नहीं होगा? बिल्कुल। और नियम 3, अगर तीनों ही अनुपात a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों बराबर है तो रेखाएं समपाती होंगी और अनंत हल होंगे। एकदम। चलिए इसे अखिला की पहेली पर आजमा कर देखते हैं। हाँ, देखते हैं। हमारे समीकरण थे y = ½ और 3x + 4y = 20। इन्हें मानक रूप में लिखें तो पहला बनेगा x - 2y = 0 और दूसरा 3x + 4y - 20 = 0। सही। तो यहाँ a1 है 1, b1 है -2 और a2 है 3, b2 है 4 तो a1 a2 हुआ 1/3 और b1 b2 हुआ -2 4 यानी -12। और 1/3 -12 के बराबर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो ये पहले नियम में फिट बैठता है। तो बीजगणित ने बिना ग्राफ बनाए ही हमें बता दिया कि रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी। और अखिला की समस्या का एक अनोखा हल मौजूद है। कमाल है ना? तो ये अनुपात वाला तरीका असल में ज्यामिति और बीजगणित के बीच एक पुल की तरह है। हम सिर्फ नंबरों को देखकर रेखाओं के व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। और एग्जाम में ये बहुत समय बचाता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हल है या नहीं, पर वो हल क्या है, वो सटीक बिंदु कहाँ है, ये कैसे पता करें? हाँ, अब असली कैलकुलेशन पर आते हैं। इसके लिए हमें बीजगणितीय विधियों की जरूरत पड़ेगी। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका नाम ही इसका काम बताता है। हम एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालते हैं। हाँ, और उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हाँ, इससे हमारा दो चर वाला समीकरण एक चर वाले समीकरण में बदल जाता है, जिससे हल करना आसान होता है। अखिला के मामले में तो ये बहुत आसान लगता है। क्यों? क्योंकि उसका पहला समीकरण y = ½ पहले से ही हमें y का मान बता रहा है। बिल्कुल, ये स्थिति प्रतिस्थापन विधि के लिए ही बनी है। हम y = ½ को सीधे दूसरे समीकरण 3x + 4y = 20 में रख सकते हैं। सही। लेकिन एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए समीकरण है 7x 15y = 2 और x + 2y = 3। यहाँ क्या करेंगे? मुझे लगता है दूसरे समीकरण से x का मान निकालना ज्यादा आसान है। x + 2y = 3 से हम लिख सकते हैं x = 3 - 2y। हाँ, ये आसान है। अब इस x के मान को पहले समीकरण में रख देंगे। सही। तो ये बन जाएगा 7 × 3 - 2y - 15y = 2। अब देखिए, ये पूरा समीकरण सिर्फ y में है। हाँ, एक ही चर बचा है। इसे हल करके y का मान मिलेगा और फिर उस मान से x का मान भी आ जाएगा। तो ये विधि तब मुश्किल हो सकती है जब किसी भी चर का गुणांक 1 ना हो। हाँ, क्योंकि तब मान भिन्न यानी फ्रैक्शन में आ सकता है और कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी मुश्किल स्थितियों के लिए हमारे पास दूसरा औजार है, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। बिल्कुल। इसे विलोपन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम किसी एक चर को समीकरणों के खेल से ही बाहर कर देते हैं, यानी एलिमिनेट कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। अच्छा, उसे हटा ही देते हैं। हाँ, इसका तरीका ये है कि हम दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करते हैं और फिर समीकरणों को जोड़ या घटाकर उस चर को पूरी तरह से हटा देते हैं। इसे एक क्लासिक उदाहरण से समझते हैं जो अक्सर एग्जाम में आता है। आय और खर्च वाला। हाँ, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9.7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4.3 है। अगर दोनों हर महीने 2000 रुपए बचाते हैं तो उनकी आय क्या है? यहाँ समीकरण बनेंगे 9x 4y = 2000 और 7x 3y = 2000। अब यहाँ किसी भी चर का गुणांक 1 नहीं है। तो विलोपन विधि ज्यादा कारगर हो सकती है। मान लीजिए हम y को विलुप्त करना चाहते हैं। पहले समीकरण में y का गुणांक -4 है और दूसरे में -3। तो इन्हें बराबर करने के लिए हम 4 और 3 का एलसीएम यानी 12 बना सकते हैं। कैसे? पहले समीकरण को 3 से और दूसरे को 4 से गुणा करना होगा। y = 8000। अब देखिए, दोनों में -12y आ गया है। हाँ,
अब अगर हम दूसरे समीकरण में से पहले को घटा दें तो y वाला पद खत्म हो जाएगा। 28x 27x माइनस माइनस 12y माइनस 12y बराबर 8000 6000। तो माइनस 12y और माइनस माइनस 12y कट गए। हाँ, वो शून्य हो गया, बचा x इज इक्वल टू 2000। ये तो बहुत तेजी से हो गया, है ना? एक बार x का मान आ गया तो उसे किसी भी समीकरण में रखकर y का मान भी निकाला जा सकता है। ये विधि वाकई बहुत शक्तिशाली है। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है। छात्र सबसे आम गलती ये करते हैं कि घटाते समय चिन्ह बदलना भूल जाते हैं। अच्छा, जैसे माइनस 12y में से माइनस 12y घटाने पर शून्य आता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। छोटी सी चूक और पूरा जवाब गलत। कभी-कभी बीजगणित से हल करते समय कुछ अजीब नतीजे मिलते हैं। हाँ, ऐसा होता है। चर पूरी तरह गायब हो जाते हैं और आखिर में बचता है कुछ ऐसा, जैसे 18 इज इक्वल टू 18 या फिर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये हमें वापस हमारी ग्राफ वाली चर्चा पर ले जाता है। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि बीजगणित का हमें ये बताने का तरीका है कि हम एक खास स्थिति से निपट रहे हैं। कैसे? अगर 18 इक्वल टू 18 आ जाए तो इसका क्या मतलब है? अगर हल करते करते आपको एक ऐसा कथन मिले जो हमेशा सत्य हो, जैसे 18 इक्वल टू 18 या 0 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि दोनों समीकरण असल में एक ही बात कह रहे हैं, बस अलग-अलग शब्दों में। हाँ, ये संपाती रेखाओं कोइंसिडेंट लाइंस की स्थिति है और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अच्छा, जैसे वो पेंसिल और रबड़ वाला उदाहरण, 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपए के और 4 पेंसिल और 6 रबड़ 18 रुपए के। बिल्कुल, वो एक ही बात है। समझ गया। और अगर कोई असत्य कथन मिले, जैसे -4 इक्वल टू 0, ये तो गलत है। जब आपको एक असत्य या बेतुका कथन मिलता है तो इसका मतलब है कि समीकरणों में विरोधाभास है, वो एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। मतलब ये समांतर रेखाओं वाली स्थिति है? एकदम पैरेलल लाइंस की स्थिति है और इसका कोई हल नहीं होगा। बीजगणित हमें बता रहा है कि ऐसी कोई x और y की जोड़ी मौजूद नहीं है जो दोनों शर्तों को एक साथ पूरा कर सके। तो अगर हल करते हुए x और y गायब हो जाएं, तो घबराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस ये देखना है कि जो बचा है वो सच है या झूठ। वही हमें हल की प्रकृति के बारे में सब कुछ बता देगा। तो आज हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को समझने का एक पूरा सफर तय किया। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। हमने ग्राफीय विधि से समस्या को एक तस्वीर के रूप में देखा, फिर गुणांकों के अनुपात से बिना ग्राफ बनाए हल की प्रकृति का पता लगाने का शॉर्टकट सीखा। और फिर हमने समस्या के दिल में उतरकर सटीक हल निकालने के 2 मजबूत बीजगणितीय तरीके समझे, प्रतिस्थापन और विलोपन। और अब वापस अखिला की पहेली पर आते हैं। हाँ, उसे तो सुलझाना ही है। हमारे समीकरण थे y इज इक्वल टू हाफ एक्स और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब हमारे पास इतने सारे तरीके हैं, इसे हल करते हैं। यहाँ प्रतिस्थापन विधि सबसे सीधी लगती है, क्योंकि y का मान पहले से ही दिया हुआ है। हम पहले समीकरण से y इज इक्वल्स टू हाफ एक्स का मान दूसरे समीकरण में रखते हैं, तो ये बनेगा 3x प्लस 4 हाफ एक्स इज इक्वल्स टू 20। 4 को आधे से गुणा करने पर 2 आएगा, तो समीकरण बन गया 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 20। यानी 5x इज इक्वल्स टू 20। तो x इज इक्वल्स टू 4। बहुत बढ़िया। और अगर x इज इक्वल्स टू 4 है तो हम इसे वापस y इज इक्वल्स टू हाफ x में रख सकते हैं, तो y इज इक्वल्स टू हाफ 4, जिसका मतलब है y इज इक्वल्स टू 2। तो हमें हमारा जवाब मिल गया। अखिला ने 4 बार चरखी की सवारी की और 2 बार हुपला खेला। चलिए एक बार जांच भी कर लेते हैं। हाँ, 4 सवारी के 3 रुपए के हिसाब से 12 रुपए और 2 हुपला के 4 रुपए के हिसाब से 8 रुपए। कुल हुए 12 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 20 रुपए। पहली शर्त पूरी। और दूसरी? हुपला की संख्या 2, सवारी की संख्या 4 की आधी है। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो सार यही है कि ये सभी विधियां हमें एक ही मंजिल तक पहुंचाती हैं। बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण यह है कि सवाल को देखकर यह पहचाना जाए कि कौन सी विधि सबसे कम समय में और सबसे सटीकता से जवाब देगी। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ रहे हैं। आज हमने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पर बात की। एक और विधि है वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कभी पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करती थी। सोचने वाली बात यह है कि गणित में एक ही समस्या को हल करने के इतने सारे तरीके क्यों विकसित किए जाते हैं?
क्या हर तरीका हमें समस्या के बारे में कुछ नया बताता है जो दूसरा नहीं बता पाता? इस पर सोचिएगा जरूर।